नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, आज जिस भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमारे प्यारे भाई बचपन से ही अविश्वास की भावना से भरे हुए हैं। वह इसलिए है क्योंकि जितने भी क्लोज रिलेशनशिप्स इनकी लाइफ के अंदर आए, वो रिश्ते जिनसे सबसे गहरा संबंध होता है, वो रिश्ते जिनकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी होती है हमारे को प्रोटेक्टेड फील कराना, उन्हीं रिश्तेदारों ने, उन्हीं रिश्तों ने इनको इनके जीवन के अंदर इनका कॉन्फिडेंस डाउन करने का काम किया है। जैसे कि इन भाई ने बताया कि इनके जो पिताजी हैं वो बचपन से ही इनके साथ बहुत ज़्यादा मार पीट करते आए हैं। इन्होंने बताया कि पिताजी को इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी कि मैं अच्छा मैथमेटिक्स नहीं कर पाता था, मैं मैथ्स पे बहुत वीक था, जिसकी वजह से पिताजी ज़्यादातर समय मुझसे नाराज़ रहते थे। एक बार तो ये बताते हैं कि अपने स्कूल से ये रिज़ल्ट लेने के लिए गए, तो जब इन मार्कशीट इनके पिताजी ने देखी तो उसमें उन्होंने देखा कि मैथमेटिक्स के अंदर इनके नंबर बहुत कम आए हैं। तो स्कूल से तो वो मार्कशीट लेकर के निकल गए, लेकिन बीच रास्ते में घर जाने तक का भी इनके पिताजी जो है वेट नहीं कर पाए। स्कूटर पर इनको घर लेकर के जा रहे थे, बीच रास्ते में किसी मार्केट के अंदर इनके पिताजी ने स्कूटर को रोका, इनको स्कूटर से उतारा और बुरी तरह से बीच बाजार में इनकी जो है बुरी तरह से पिटाई कर दी। इसी प्रकार से भी बताते हैं कि इनके एक छोटे भाई भी हैं। इनके छोटे भाई का कुछ ऐसा लक रहा है, ये बताते हैं कि इनके छोटे भाई भी कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन इनके माताजी, इनके पिताजी जो हैं, उनका ध्यान छोटे बेटे के ऊपर जाता ही नहीं था। जैसे ये अपने घर के अंदर एक टारगेट बन करके रह गए थे, तो घर में अगर विशेषकर पिताजी को किसी भी बात का अगर गुस्सा उतारना है तो इनके ऊपर वो गुस्सा उतार देते थे। ये बताते हैं कि जो शारीरिक मार इन्होंने अपने पिताजी से झेली, उसका दर्द इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पूरा जीवन भर ये बताते हैं इनके पिताजी अपने जो उनके जो मित्र हैं या जो रिश्तेदारों के बच्चे जो हैं, उनसे इनको कंपेयर करते रहते थे। यही बोलते रहते थे कि वो ऐसा है, तू ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसा है, तू ऐसा क्यों नहीं है। जो मिस्टेक ज़्यादातर माँ बाप करते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। हर बच्चा यूनिक होता है, नहीं करना चाहिए। तो ये बताते हैं इस चीज़ से ये बहुत परेशान रहे और बहुत डीमोटिवेटेड रहते थे। अब ये बताते हैं कि इनकी जो पिटाई होती थी, इनके साथ जो बुरा बर्ताव होता था, इन्होंने हमेशा ऐसा देखा कि जो इनका छोटा भाई है वो इस चीज़ को लेकर के हमेशा बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहा। भाई इनसे काफ़ी छोटा है। ये बताते हैं कि जब ये बड़े हो गए तो इनके ये लोग टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर है, पिताजी का टेक्सटाइल का काम था, तो इन्होंने टेक्सटाइल की फैक्ट्री संभाल ली। और जब टाइम आया, मतलब जैसे पहले इनकी मशीनें जो थी वो पुराने टाइप की थी, फिर जब नवीनीकरण का टाइम आया, नई एडवांस मशीनरी आई, उस समय पर इनका जो छोटा भाई है उसने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब कुछ ऐसा था कि पुराना लकड़ी के मशीनों के सेटअप के अंदर जो काम होता था उसकी जिम्मेवारी इसको दे दी गई, और जो नई एडवांस मशीनरी वाला सेटअप जो फैक्ट्री के अंदर डाला गया, इनके छोटे भाई को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई। ये बताते हैं कि उसको कोई भी अनुभव नहीं था और वो तो बिल्कुल कुछ और करता था। अचानक से ही वो आया, और जैसे ही वो आया पिताजी ने उसके ऊपर विश्वास दिखाया और उसको जो है सारे जो एक तरह से मिल है उसका मालिक बना दिया। अच्छा, अब ये बताते हैं कि बचपन से ही इनके जो छोटे भाई हैं वो एक प्रकार का दिखावा करते हैं, यानी कि हर चीज़ के अंदर इनके छोटे भाई को कुछ इस प्रकार से इनसे बात करने की आदत है या इनकी मदद करने की आदत है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि मुझे साफ पता लगता है कि मेरा भाई सचमुच में मेरी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन दिखावा करने के लिए मदद करना चाहता है, ताकि अगर कोई बोले या मैं ही उसको बोलूं कि भाई तूने मेरी मदद नहीं करी या तो मेरे साथ खड़ा नहीं होता, तो उसके पास बोलने के लिए चीज़ें अवेलेबल हों कि देख मैंने यहाँ पे तेरे को सपोर्ट किया था, यहाँ पे तेरे को सपोर्ट किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। तो ये बताते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग है इस चीज़ की कि जैसे बताने के लिए वो सपोर्ट करता है, कि मैं बता पाऊँ कि नहीं देख मैं तेरा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मन से वो मुझे सपोर्ट करना नहीं चाहता। ये बताते हैं फैक्ट्री के अंदर भी, जबकि मेरे छोटे भाई से 4-5 साल पहले
मैं हमारे कपड़े के बिजनेस के अंदर आया था, कपड़ा बनाने के बिजनेस के अंदर आया था, लेकिन अभी पूरी तरह से इनके भाई ने बिजनेस को कंट्रोल कर लिया है और वो यही प्रयास करता रहता है कि ये बिजनेस से एग्जिट हो जाएं, जिसके अंदर वो डायरेक्टली नहीं बोलता कि तू बिजनेस को छोड़ दे या तेरा हिस्सा मेरे को दे दे। ये बताते हैं कि वो इस प्रकार से बिजनेस को कंट्रोल करता है कि अगर मेरा कोई भी रिकमेंडेशन हो बिजनेस के अंदर कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो किसी भी चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं होने देते। कहते हैं कि बिजनेस के अंदर मुझे बस एक कुर्सी मिली हुई है, मैं वहाँ जाकर के बैठ सकता हूँ बस, लेकिन ना तो बिजनेस के फाइनेंसेस का कंट्रोल मेरे पास है, ना सेल्स का कंट्रोल मेरे पास है, ना मैं फैक्ट्री में कुछ चेंज करा सकता हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता कि ये कपड़ा नहीं ये कपड़ा बनाओ, मैं मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, केवल क्योंकि मैं मालिक का बेटा हूं इसलिए मुझे बिठा दिया जाता है, लेकिन मैं कुछ कंट्रीब्यूट मुझे नहीं करने दिया जाता, जिससे कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। और ये बताते हैं कि इनके भाई का जो ये प्लान है इनको बिजनेस से निकालने का, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो सफल हो गए। और थोड़े समय पहले, लगभग 1 वर्ष पहले, ये एक ऐसी बहन के संपर्क के अंदर आए जो कि कैलीग्राफी सिखाती थी। ये इन्होंने ऐसा बताया कि कैलीग्राफी एक ऐसी कला होती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपने सिग्नेचर्स लिखता है उसको स्टडी करके ये उसकी पर्सनालिटी को जज करते हैं और फिर उसकी पर्सनालिटी के अंदर कहाँ खामियां हैं, कहाँ वो लैक कर रहे हैं और किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, इस चीज़ के विषय के अंदर ये लोगों के साथ काम करते हैं उनके सिग्नेचर्स को देख करके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारे को जो है ये काम लग रहा था। तो ये बताते हैं कि एक काम मैंने सीखा और इस काम को सीखने के लिए लगभग 1 लाख रुपए इन्होंने इस बहन को दिए। और उसके बाद उन बहन ने कहा कि तुम और मैं मिलकर के काम करते हैं, काम को बढ़ाने के लिए, शायद कुछ ऑफिस सेटअप वगैरह करना है, इसके लिए उसी लेडी ने जिन्होंने इनको ये काम सिखाया था इनसे और पैसों की डिमांड करी। ये बताते हैं लगभग और 1.5-2 लाख रुपए मैंने उनको दिया, लेकिन ये बताते हैं कि अभी कुछ ऐसा वो हो गया है कि उनका ना काम चला नहीं, मतलब उनके पास क्लाइंट्स ही नहीं आते इस चीज़ के लिए। ये बताते हैं पहले भी नहीं आते थे, मैं पता नहीं कैसे इनके चक्कर में फंस गया, है ना, मैंने सीख लिया और इस काम का मतलब स्कोप नहीं है मार्केट के अंदर। तो हमने कहा कि भाई आप लोग ठीक से मार्केटिंग कीजिए ये और वो। तो ये कहते हैं कि भाई जी वो तो उनको करना चाहिए ना, कि भाई अगर वो इस काम को सिखा रहे हैं तो कुछ उसके अंदर पहले से इट शुड हैव सम वाटर, मतलब पहले से कुछ उसकी पकड़ होगी, तब तो लाखों रुपए मांग रहे हो कि मैं ये चीज़ को सिखा रही हूँ आपको। बहरहाल तो ये बताते हैं कि वो जो बहन है वो मार्केट से काम नहीं ला पाई इस चीज़ के लिए, मतलब तो जो इनका भी पैसा लगा करके उन्होंने पार्टनर बनाया था वो कहीं ना कहीं वो पैसा मिट्टी हो गया। अब कुछ ऐसा है कि वो पैसा दे देंगे लेकिन उनकी कोई स्थिति नहीं है पैसा देने की, तो ये बता रहे हैं कि वो पैसा मिट्टी हो ही गया। अब मैं लेडी से क्या बहस करूं इस चीज़ के अंदर। तो ये बताते हैं कि ऐसे उन्होंने मुझे धोखा सा दे दिया है। तो एक इस चीज़ से भी परेशान थे कि अपने घर के अंदर जिस फैक्ट्री में काम करना था, है ना, अपने घर की फैक्ट्री मिल का मालिक है, लेकिन उसके अंदर इसको परायों जैसा माहौल मिलता था तो वहाँ भी नहीं कर पाए। अब ये फैक्ट्री छोड़ करके एक इनको लगा कि कुछ बहुत विशेष मैं सीख लूँगा, वो सीखने के लिए गए तो इनके साथ इनको ये 2.5-3 लाख रुपए की चपत लग गई। तो अभी इस चीज़ को लेकर के भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर थे। ये अपने PLR से ये भी जानना चाहते थे कि भाई इन लेडी से मेरा क्या पूर्व जन्म का संबंध है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात थी दोस्तों, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने बताया कि एक और क्लोज रिश्ता, देखो एक क्लोज रिश्ते होते हैं जो जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तब से मिलते हैं, माता पिता भाई बहन। कह रहे हैं वहाँ पे तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ थे ही, लेकिन जब से मेरा विवाह हुआ, विवाह होने के बाद भी नए कॉम्प्लिकेशंस मेरी लाइफ के अंदर आ गए। ये बताते हैं इनकी जो वाइफ है, इनकी वाइफ इनसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खफा रहती है। इनकी वाइफ का भी नेचर कुछ ऐसा ही है इनके भाई जैसा। ये बोलते हैं कि इनकी वाइफ ऊपर से तो दिखाती हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, जैसे मैंने उनको बोला कि भाई मैं मिल में काम नहीं करना चाहता, अब मैं कुछ अलग से कुछ अपना सीखना चाहता हूँ, तो वो ऊपर से तो दिखाती है कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन अंदर से ही उनको पेशेंस नहीं है। वो रोज़ मुझसे पूछेंगी आज क्या सीखा, आज क्या किया, कितने टाइम में कमाने लग जाओगे, कितने टाइम में कैसा होगा। तो ये बताते हैं कि खाली दिखावा है मुझे सपोर्ट करने का, एक्चुअली में वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। वो यही चाहती हैं कि भाई मैं जा करके मिल के अंदर ही बैठूँ, मैं वहीं पे ही काम करूँ और वहाँ पे भी कुछ अच्छा कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर तो हमने इस भाई को समझाया कि देखो भाई ऐसा होता है कि जब कोई कन्या किसी अरेंज मैरिज स्पेशली सेटअप के तहत किसी परिवार के अंदर जाकर के विवाह करती है तो वहाँ पर क्या है देखा जाता है कि कैसी फैमिली है क्या है। तो देखो आप लोगों की फैमिली अच्छी थी,
आपके पिताजी की मिल है, बड़ा कारोबार है, तो वो सब देख करके जो है आपकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने आपसे विवाह किया होगा, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लड़की के घर वाले देख करके करते हैं कि अच्छा घर हो, मेरी बेटी सुखी रहे, सेफ रहे। लेकिन जब वो यहाँ पे आई होंगी तब उनको आपके परिवार के अंदर का जो अंडर करंट्स चल रहे हैं, जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, वो पता चली होगी। पता चला होगा कि इतनी बड़ी मिल है लेकिन फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको तो निकाला जा रहा है। पिताजी भी आपको डिसोन करने को तैयार हैं और भाई भी आपको अलग करने को तैयार है, तो इसकी वजह से वो थोड़े डिस्टर्ब रहते होंगे। तो आप इसके ऊपर उनको गलत मत समझो। अगर वो आपको बोल रही हैं, अगर वो इम्पेशेंट हो रही हैं, क्योंकि इन लोगों की ऑलरेडी एक बच्ची हो चुकी है, 1.5-2 साल की बच्ची है, तो अब उसके अंदर एक माँ है। माँ तो सोचती है ना कि भाई मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, हमने इनको ये बात समझाई। लेकिन ये भाई बोलते हैं कि भाई जी चलो ये वाली बात ठीक है, लेकिन एक और दूसरी चीज़ है। फिर ये खुले, इन्होंने बताया एक दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन के अंदर चला गया था और मुझे बहुत दुख मिला अपनी पत्नी से। तो हमने इनसे पूछा क्या है, तो इन्होंने बोला कि मेरी जो पत्नी है उनका हमारे विवाह से पहले कहीं पर प्रेम प्रसंग था। तो हमने भाई को यहाँ पे भी समझाया कि भाई देखो, मेल ईगो को साइड में रखो। आजकल का जो ज़माना है उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति रहा हो, तो आप इस चीज़ को लेकर के अब वो नहीं करो, अब तो आपके साथ है ना। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि एक्चुअली में बात क्या है कि इनकी जो वाइफ है वो शादी के बाद भी जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड हैं उनके साथ चैटिंग करती रहती थी, बात करती रहती थी, मतलब यहाँ की जैसे रिपोर्ट्स ही देती रहती थी ये और वो। तो ये बताते हैं कि इनकी शादी के लगभग 6 महीने बाद इन्होंने अपनी वाइफ को उससे बात वगैरह करते हुए पकड़ लिया था, मैसेजेस देख लिए थे, थोड़े प्रेम भरे वाले ऐसे मैसेजेस देख लिए थे, जिसको लेकर के बहुत सत्ते के अंदर आ गए थे। तो हमने इनसे कहा कि भाई फिर क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने उनको कहा, झगड़ा वगैरह किया, तो उसने बात करनी बंद कर दी, उसने ब्लॉक कर दिया। और इनकी वाइफ ने इनको समझाया था कि भाई ऐसा है कि मैं उसको एकदम से छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि घर वालों ने आपके साथ विवाह करा दिया था, तो मैं मतलब उस मोड में थी कि मैं भाई आराम से। तो हमने यहाँ पे भी समझाया कि देखो ऐसा होता है, क्या होता है कि लड़कियाँ अगर किसी के साथ एंगेज होती हैं तो उनको ये रहता है कि भी मैं एकदम से कैसे उसको छोड़ दूं, कैसे उसका दिल तोड़ दूं। कम से कम बात तो कर सकती हूँ, लेकिन आपका एज अ हस्बैंड ये वाली बात आपकी भी जायज़ है कि भाई अगर विवाह हो गया है, चलो पहले का छोड़ो, विवाह हो गया है तो अब तो आप एंगेज नहीं रहो, क्योंकि अगर बातें हो रही हैं तो मतलब इमोशनली अभी भी अटैच्ड हैं। तो फिर भी इन्होंने खैर बताया कि लेकिन जब मेरे सामने ये बात आ गई तो उसके बाद इन्होंने झटके से उसको छोड़ दिया। कोई बात नहीं करती है, मुझे पता है कि इसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि भाई ये घर में पता लग गया, तो कह रहे वो हो गया। कह रहे लेकिन वो दुख है मेरे अंदर कि भी उसका अफेयर था और उसके बाद शादी के बाद भी 6 महीने तक जो है ये उस लड़के से बात करते रही, तो मेरे अंदर से वो चीज़ जाती नहीं है। हमने खैर यहाँ पे भाई को समझाया कि देखो अगर कंटिन्यू कर रहे होते, आपको फिर भी धोखा दे रहे होते तो बात थी। देखो किसी का कोई पार्ट रहा हो सकता है, तो आप इसको अपने मन से निकालो भाई। आप ऐसे नहीं सोचो भाई आपको धोखा तो नहीं दे रही ना, पहले जो था वो था, छोड़ दिया ना आपके बोलने पे। तो इन्होंने बोला हाँ छोड़ दिया है जी। तो पर फिर भी इन्होंने कहा कि भाई ये दुख तो फिर भी मेरे पास आया ना, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई क्यों ये वाला दुख क्यों आ रहा है मेरे पास ऐसे। और अंत में भाई ने ऐसा बताया कि जो इनकी केवल 1.5 वर्ष की आयु की जो इनकी पुत्री हैं, जब उनको ये देखते हैं तो ये बताते हैं प्यार तो मैं करता हूं, लेकिन बेटी को देखता हूं ना, देखते देखते बार बार मुझे ऐसा लगता है कि मर क्यों नहीं जाती। हमने बोला ये क्या बोल रहे हो, कह रहे भाई ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसको देखता हूं ना एक स्ट्रांग अंदर से आवाज आती है कि मर क्यों नहीं जाती। अभी कहते हैं कि मैं इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हूं कि नन्ही सी जान है, मेरी अपनी बच्ची है, मैं 1.5 साल की बच्ची के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूं, क्यों आ रहा है मुझे बार बार ये संकल्प। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इन्होंने कहा कि मैं ये सब जानना चाहता हूँ। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के अब मुख्यतः 4 अलग अलग जो इनके रिश्ते हैं उनको लेकर के इनका हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। 5 लोगों को लेकर के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, जिसमें से ज़्यादातर लोगों से इनका क्या कनेक्शन है। इनके पिता, इनका भाई, इनकी पत्नी, इनकी बेटी और वो बहन जिसने कैलीग्राफी सिखाई थी और 2.5-3 लाख रुपए का बट्टा बैठा दिया था। इन सब को इनके पूर्व जन्म में ढूंढने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा और ऑलमोस्ट सबको तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हर किसी को ये ढूंढ पाए। और उसके साथ साथ एक बहुत ही विशेष चीज़ हुई,
वो पुण्य आत्मा जिनसे इनका गहरा आध्यात्मिक संबंध है, जो शायद जन्मों जन्म इनके गुरु रहे हैं, जिन्होंने जन्मों जन्म इनको तारा है, उनको ये अपने पूर्व जन्म के अंदर ढूंढ पाए और उन्हीं को इन्होंने एज इनके स्पिरिचुअल गाइड भी देखा। तो जिसको लेकर के पीएलआर के बाद ये बहुत बहुत खुश थे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो प्यारे भाई हैं, इन्होंने अपने पूर्व जन्म के दृश्यों के अंदर क्या देखा। दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने ऐसा बताया कि मुझे ना एक बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है, और इनके दृश्य में इन्होंने कहा कि रात का समय है। आगे हमने जब इनको खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, तो इन्होंने खुद को एक पुरुष के रूप में देखा। हमने जब इनको कहा कि भाई अपने पैरों की तरफ देखो, तो इन्होंने कहा कि पैरों में मैंने चप्पल पहनी हुई है, जिस चप्पल का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है कि जैसे राजा महाराजा चप्पल पहनते हैं ना, वैसे वाला। अब दोस्तों, जैसे ही इन्होंने कहा तो हमें लगा कि भाई फिर एक कहानी आ गई है किसी राजा या रानी की कहानी की, और अब इसको ऑनलाइन डालेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि भाई आपकी स्टोरीज में सब लोग राजा महाराजा क्यों निकलते हैं। लेकिन जब इन्होंने थोड़ा ऊपर अपना ध्यान लेकर गए तो पैरों में जुत्ती जो थी उसका डिज़ाइन तो राजा महाराजा वाला दिख रहा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला कि मैंने ऑरेंज कलर की एक धोती पहनी हुई है। तो हमने कहा कि थोड़ा और ऊपर का देखो, कमर से ऊपर देखो क्या है। तो इन्होंने बताया कि मैंने कमर से ऊपर कुछ भी नहीं पहना है, लेकिन जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ, वो इन्होंने बोला कि मैंने केवल जनेऊ पहना हुआ है। अपने चेहरे पे इन्होंने हाथ लगाया, चेहरे को महसूस किया, तो इन्होंने बताया कि मैंने चेहरे पे, मेरी दाढ़ी तो नहीं है लेकिन मेरी मूछें हैं लंबी लंबी, और काले रंग की जो है मूछें हैं, उसको देखते हैं। फिर दोस्तों, काफ़ी देर तक ये जंगल के अंदर, जंगल के दृश्यों के अंदर भटकते रहे, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा होता है कि व्यक्ति जो दूसरे लोग होता है पूर्व जीवन के, उनको फील नहीं कर पा रहे होते, पर धीरे धीरे इनको स्मृति आई कि कौन से जंगल के अंदर हैं। पहले तो इनको समझ में आया कि ये जंगल के अंदर भटक नहीं रहे हैं, ये जो स्थान है ये प्रॉपर जंगल नहीं है, जंगल की मतलब शुरुआत वाली कोई जगह ऐसा कुछ है। तो फिर ये बताते हैं, हमने इनसे पूछा कि क्या करने के लिए आए हो, तो इन्होंने बताया कि मैं स्वामी समर्थ जी से मिलने के लिए आया हूँ। तो स्वामी समर्थ जी एक संत रहे हैं, साधु रहे हैं। हम पर्सनली तो ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जब हमने इनसे नाम सुना तो इनका पीएलआर चल रहा था और साथ साथ हम गूगल पे रिसर्च कर रहे थे कि भाई कौन है क्या है। तो बहुत ही कुछ सिद्ध पुरुष रहे हैं, और इन्होंने देखा कि उनसे मिलने के लिए गए हैं। फिर हमने आगे पूछा कि भाई कैसे क्या, तो इनको ये पता लगा कि ये उनके सेवादार हैं, उनकी सेवा करते हैं। और फिर हमने जब पूछा कि क्या, तो इनको समझ में आया कि मैं उनके लिए खाना बनाता हूं। अच्छा, जो ये खाना बनाते हैं, सेवा और सेवादार हैं, इस पूरे समय के अंदर ये ना एक द्वंद्व के अंदर फंसे हुए थे। ये ऐसा कह रहे थे कि भाई मैं उनका सेवादार तो हूं, यहीं रहता हूं इनके आसपास, उनके लिए खाना भी बनाता हूं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूं। तो हमने कहा कि पास क्यों नहीं जा पा रहे हो? कह रहे पता नहीं क्यों, मुझे अलाउड नहीं है, शायद मैं ऐसे पास नहीं जा पा रहा हूं उनके, मैं दूर हूं उनसे, कहीं खाना बना रहा हूं, दूर दूर रहता हूं, मैं है उन्हीं का ही शिष्य, उन्हीं का ही सेवादार, लेकिन मैं दूर दूर रहता हूं। फिर इन्होंने देखा कि एक सेवादार है जो कि स्वामी जी के पांव दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, बुजुर्ग हैं स्वामी जी, उनकी पांव दबा रहा है। इन्होंने ऐसा बताया कि ये जो सेवादार उनके पांव दबा रहा है ना, उससे ना मुझे बड़ी जलन महसूस हो रही है। तो हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं भी सेवादार हूं, वो भी सेवादार है, लेकिन उसका सौभाग्य देखो, गुरुजी जो हैं, महाराज जो हैं, वो कितना उनके करीब बैठा हुआ है, उनके चरण दबाने की उसको सेवा मिली हुई है। मैं भोजन बनाता हूं, लेकिन मैं कितना दूर हूं, मैं तो पूरा दिन दूर रहता हूं, दिन में एक ही बार मिलता हूं महाराज जी से जब भोजन लेके जाता हूं। तो कहते हैं मुझे ना अंदर ही अंदर जलन है। फिर थोड़ा भाई उसके अंदर वो कह रहे थे कि नहीं शायद जलन नहीं है, फिर उन्होंने सिखा रहा कि नहीं यार मेरे को जलन हो रही है इससे बहुत ज़्यादा। फिर आगे इन्होंने ऐसा देखा कि वहाँ पर एक कन्या भी है, स्वामी समर्थ जी के आसपास है, उसको भी एक्सेस है, वो स्वामी जी के पास चली जाती है,
पास बैठ करके कुछ उनसे शिक्षा भी ले लेती है कुछ। तो मतलब स्वामी जी एक कन्या से भी बात कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा क्या कन्याएं भी उनकी सेवा में है, तो ये कहते नहीं, ये डायरेक्ट सेवादार नहीं है ये, लेकिन इसको अलाउड है स्वामी जी के पास जाना, उनसे बात करना, मेरे को अलाउड नहीं है। तो फिर थोड़ी देर में इनको ये बात समझ में आती है कि जो सेवादार स्वामी जी के चरण दबा रहा है, पैर दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, ये जो कन्या है ये उसकी पत्नी है। तो क्योंकि उस सेवादार को एक्सेस है स्वामी जी के पैर दबाने का, तो उसकी जो धर्म पत्नी है वो भी उस बहाने से स्वामी जी के पास चली जाती है, उनसे कुछ बात कर लेती है, कुछ उनसे मतलब वार्तालाप कर लेती है। तो ये कहते हैं कि ये दोनों ना बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतना ज़्यादा जो है इनको जो स्वामी जी हैं उनसे इनको मतलब निकटता है इन दोनों की। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक जो है इन्होंने इन दोनों कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर लिया था, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये दोनों कौन हैं। वैसे तो हम बात तक के लिए छोड़ते हैं, लेकिन इस कहानी में अभी बता देते हैं। जो सेवादार स्वामी जी के चरण दबा रहा था, जिससे इनको जेलसी थी, वो इनका इस जन्म का भाई है, और उस जन्म में वो सेवादार इनका मित्र भी था, लेकिन इनको उससे जेलसी थी। जो उस सेवादार की पत्नी इनको नजर आई, दरअसल वो इस जीवन के अंदर इनकी अभी की अपनी पत्नी है। फिर ये बताते हैं कि आगे तो हमने जानना चाहा कि भाई आगे थोड़ा भविष्य में जाकर के देखो कि आपने अपने भाई का कुछ गलत किया था क्या, कुछ बिगाड़ा था क्या उसका, जिसकी वजह से वो इस जन्म में वो इतना ज़्यादा आपको दूर रखता है, आप पे विश्वास नहीं करता, छोटा होने के बावजूद भी सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है, क्यों विश्वास नहीं करता? तो आपने क्या किया था? जब हमने बोला क्या किया था, तो इनको अपना वो दोस्त उस जीवन में, जो दोस्त था दूसरा सेवादार, वो नजर नहीं आया, उसकी पत्नी नजर आई। इनको ऐसा नजर आया कि जो उसकी पत्नी थी उस जीवन में, जो कि इस जीवन में इनकी पत्नी है, उसके साथ इनका अफेयर हो गया। अब हमने इनसे पूछा कि भाई उसको पता नहीं चला तुम्हारे दोस्त को कि भाई तुम्हारा ऐसे अफेयर हो गया और ये हो गया? तो इन्होंने बताया कि शुरू में उसको नहीं पता था, लेकिन बाद में उसको पता चल गया। तो हमने इनसे कहा कि फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जब उसको पता चल गया तो मतलब हमने अपना ये बंद कर दिया, लेकिन उसको ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो हमने कहा कि क्यों फर्क नहीं पड़ा उसको? भाई उसकी पत्नी है और तुम ऐसे अफेयर वगैरह कर रहे हो, तो और तुम ऐसी स्थान पर हो, है ना, सेवा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा आचरण खराब था या ये सब कुछ था, शायद इसी वजह से तुम्हारे को जो गुरुजी हैं उनकी वो जो निकटता है उसका सानिध्य नहीं मिल रहा था। तो ये कहते हैं ये तो मैं सब नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बताते हैं कि जो इनका भाई है, दरअसल वो ना बहुत ही वैरागी वृत्ति का व्यक्ति था, बहुत वैराग्य था उसके अंदर, तो वो ना लौकिकता में बहुत ज़्यादा था नहीं। तो ये कहते हैं जो वैरागी लोग होते हैं, ये वो खुद बता रहे हैं वहाँ पर कि जो वैरागी लोग होते हैं ना, उनको ना बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं होता कि मैं किसके साथ संबंध में हूँ, कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरा भाई है। तो वो क्या होते हैं, वो ना परमात्मा और परमात्म प्राप्ति के मार्ग के उसी में लीन रहते हैं वो। तो जब उसके सामने ये बात आई ना, तो उसने रिएक्ट नहीं किया, और उसकी जो पत्नी है वो भी फिर मुझसे अलग हो गई, है ना। तो उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया मेरे को, ना ही उसने कुछ उस पर कोई झगड़ा किया या ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अब जो है ये बात इनको समझ में आ गई थी कि कुछ इसी प्रकार का जो दुख है, जैसे इनकी वाइफ है, इस जीवन के अंदर उनका कहीं और प्रेम प्रसंग था, तो कुछ इसी प्रकार का दुख इनको इनकी वाइफ से प्राप्त हुआ। और जब हालांकि उनकी वाइफ की तरफ से भी गलती थी पूर्व जन्म के अंदर इन दोनों का जब हो गया, लेकिन जब ये चीज़ सामने आई होगी तो कुछ ना कुछ उसको हीट, जो इनका दोस्त है, जो कि इस जन्म में इनका भाई है, उस दोस्त से उसकी बीवी को भी वो हीट झेलनी पड़ी होगी, बदनामी की या धोखे की। तो कह रहे कहीं ना कहीं वही इमोशन शायद मुझे उनसे झेलने को मिला, और शायद मैंने अपने दोस्त का, शायद क्या, हम तो कह रहे थे कि भाई एक्चुअली में कह रहे जो मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया था ना पूर्व जन्म के अंदर, अब वो वैरागी था, उसने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन थी तो उसकी पत्नी ना। तो मैंने जो उसका शायद विश्वास तोड़ दिया था ना पिछले जन्म के अंदर, वही इमोशन आज वो इस जन्म के अंदर मेरे लिए जो है वो कैरी कर रहा है। तो यहाँ तक ये हुआ। अच्छा, फिर इसके बाद एक और कैरेक्टर इनको वहाँ पे नज़र आया, क्योंकि एक एक नाम लेकर के हम वो करते हैं।
तो इनके पिताजी को हमने ढूंढने का प्रयास किया तो इनके पास कॉल आया कि पिताजी इस जीवन के अंदर नहीं है, पिताजी वाला जो हिसाब है वो इस जीवन से नहीं है। इनकी पुत्री को ढूंढने का प्रयास किया, उसके लिए भी इनको पुकार आई कि नहीं, इस जीवन में पुत्री भी नहीं है। फिर हमने ढूंढने का प्रयास किया वो बहन को जिन्होंने कैलीग्राफी सिखाई थी इनको 2.5-3 लाख की चपत लगा दी थी, तो वो इनको मिल गई उस जीवन के अंदर। तो उस जीवन के इन्होंने कहा कि एक कन्या है जो कि यहाँ पे जो आश्रम है महाराज जी का, यहाँ पे आती रहती है। तो हमने पूछा वो भी सेवादार है, तो वो सेवादार नहीं थी वो कन्या, वो वैसे ही कि शिक्षा दीक्षा का संबंध है उसका गुरुजी से, तो यहाँ आती है वो प्रवचन वगैरह सुनने के लिए। तो वो आई हुई है, मतलब वो विजिट करती रहती है, कोई गृहस्थी महिला है। तो हमने इनसे पूछा कि भाई देखो फिर आपका कोई इंटरेक्शन हुआ? तो कह रहा नहीं, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है उससे डायरेक्ट। तो हमने इनको कहा कि आपका हिसाब किताब क्या है? तो जब हमने इनको कहा ना कि इस कन्या से आपका क्या हिसाब किताब है, तो इनको ऐसी अनुभूति हुई जैसे, अच्छा इनके पीएलआर के केस के अंदर ना कुछ थोड़ा सा अलग था दूसरों के केस से। इनके पूरे पीएलआर के अंदर इनको ऐसी भासना आ रही थी कि जैसे ऊपर से, वहां पे तो स्वामी समर्थ जी दृश्य के अंदर दिख रहे हैं, लेकिन इनके स्पिरिचुअल गाइड भी वो थे, तो उनके वहां से बहुत सारे इनको इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि ये ऐसे ऐसे करके। तो कुछ इनको फिर ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि वो, तो उन्होंने, अच्छा ऊपर से इनको एक इंस्ट्रक्शन आया जब हमने इस बहन के बारे में पूछा कि ये जो लेडी है ना, तुम्हारे लगभग हर जन्म में तुम्हें ये मिलती है थोड़े समय के लिए, तुम्हारा थोड़े समय का कुछ इंटरेक्शन होता है, कभी तुम उसका कुछ नुकसान कर देते हो, कभी वो तुम्हारा कुछ नुकसान कर देती है, तो तुम्हारा जन्मों जन्मों का यही चलता आ रहा है, तुम्हारा कोई ज्यादा हिसाब किताब नहीं है, इसको तुम भूल जाना, ऐसा करके। तो हमने कहा कि ठीक है स्वामी जी की पुकार आ रही है तो भूल जाएंगे अब नुकसान को, लेकिन जाके देखो तो ये क्या हुआ। तो इन्होंने कुछ ऐसा दृश्य नजर आया फिर जब एक्सप्लोर किया कि वो जो शिष्या थी स्वामी जी की, वो अपने कुछ गहने इनको दे रही है सेवा के लिए, कि सेवा में लगा देना। अब क्योंकि ये वहीं पे परमानेंट सेवादार थे ना, वो तो वैसे आती जाती थी, तो अपने गहने वगैरह दे रही है इनको, ये उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब शायद जो गहने जिस कार्य के अंदर लगने थे, अब इन्होंने कुछ ऐसा देखा कि भाई मैंने पहुंचा दिए हैं, लेकिन शायद उसके अंदर से कुछ गुम हो गया है, इसका, उस कन्या का कुछ नुकसान हो गया है। मतलब डायरेक्ट नुकसान नहीं है, वो तो शिष्या थी, वो आई अपने गहने देकर के चली गई, लेकिन उसकी जैसे जिम्मेदारी थी ना इनके पास कि वो जो है सेवा अर्थ लगने थे, कहीं पर इनको पहुंचाने थे, तो उसके अंदर शायद कुछ 1-2 चीजें थी जो इनसे गुम हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा था कि शायद वही वाला भार इनका था, वही जो इन्होंने गुम कर दिया था, वैसे ही कुछ यहाँ पे हुआ है। उन्होंने कुछ इनको सिखाया भी, लेकिन वो काम नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो वाला एक हिसाब किताब था, लेकिन इनके जो स्पिरिचुअल गाइड है उनका यही पुकार आ रही थी कि कोई बहुत ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है तुम्हारा, तुम भूल जाओ इस चीज़ को, तुम थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ करते रहते हो ये हर जन्म के अंदर, तो सोचना नहीं है इस चीज़ को। अच्छा जी, तो यहाँ तक ये पूरा दिखाई दिया। फिर हमने इनसे और एक्सप्लोर करना चाहा तो कुछ और बहुत ज़्यादा एविडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं था इस जीवन के अंदर। इन्होंने अपनी मृत्यु का दृश्य देखा, मृत्यु के दृश्य के अंदर इन्होंने देखा कि भाई मैं बूढ़ा होकर के मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ, तो ठीक है, लेकिन अब मेरे गुरुजी भी नहीं हैं, गुरुजी जा चुके हैं, ये दोस्त भी नहीं है, उसकी बीवी भी नहीं है, मेरी अकेली कहीं पे मेरी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर इनका ये वाला जीवन खत्म हो जाता है। फिर इनके जो पिताजी हैं उनसे जुड़े हुए जन्म को ढूंढने के लिए फिर हम एक और जन्म के अंदर भेजते हैं इनको। तो अपने दूसरे जन्म के अंदर ये खुद को इस बार एक कन्या के रूप में देखते हैं, जो कि लगभग 18 से 25 वर्ष की आयु की है। सुबह का समय इनको नजर आता है। ये देखते हैं कि वो लड़की जो है अपने बाल संवार रही है, और फिर हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई अपने पिताजी को इस जीवन के अंदर ढूंढो। जैसे ही हम बोलते हैं पिताजी को इस जीवन के अंदर ढूंढो, ये बताते हैं कि स्वामी समर्थ जी की बहुत तेज पुकार नीचे आती है कि जान करके क्या करेगा, जान करके क्या करेगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, मेरे गुरु महाराज रोक रहे हैं मुझे। तो हमने कहा भाई उनको बोलो कि भाई उनकी मर्जी से ही तो आए हैं इस जन्म के अंदर। तो गुरु महाराज को जब, मतलब हमारा कुछ ऐसा हो कि हम पीएलआर करा रहे तो हमारी उनसे वार्तालाप होने लग गई। तो हमने कहा महाराज जी इनको देखने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसका जो भी हिसाब था इसके पिता से वो ये पूरा कर चुका है, इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं कि पिता ने ऐसा क्यों किया। तो अब भाई जब
इतनी बड़ी कोई हस्ती होती है जैसे पुण्य आत्मा है, वो तो ऊपर बैठे हुए हैं, है ना। तो बात क्या होती है कि हम तो केवल थेरेपिस्ट हैं, तो उनकी बात को हम काट नहीं सकते। तो हमने कुछ नहीं कहा, तो हमने उनकी जो आज्ञा है उनका पालन किया। हमने कहा कि ठीक है, आपके गुरुजी की आज्ञा नहीं है पिताजी को एक्सप्लोर करना, तो भले ही उनसे बहुत मार पड़ी आपको, बहुत आपको डिमोटिवेशन हुआ, लेकिन गुरुजी ने कहा कि उनसे हिसाब किताब पूरा हो गया, इसने सब कर लिया है, अब ठीक हो जाएगा सब कुछ, मैं इसके साथ हूँ, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। फिर हमने कहा कि भाई बेटी को देख लो अब। तो बेटी को देखा कि वे बेटी के लिए मेरे ऐसे मन में क्यों भाव आता है, तो फिर गुरुजी की आवाज़ आई इनके लिए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चे आगे नहीं बढ़ो, अब जो देखना था वो देख लिया, और बेटी की फिक्र तुम मत करो। तुम्हारे जो भी मन में आ रहा है, तुम नाम जाप करो, तुम ध्यान करो, योग करो, साधना करो। कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस गुरुजी ने दिए। जो परमात्मा मार्ग में तुम आगे बढ़ रहे हो परमात्मा को प्राप्त करने के, तुम उस मार्ग में आगे बढ़ो। बेटी की चिंता तुम मत करो, तुम्हारी बेटी पल जाएगी, उसके लिए हम सब बैठे हैं। फिर इन्होंने कुछ इस लाइन पे भी बात किया कि गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, भाई मुझे थोड़ा आप आइडिया दीजिए, बिजनेस के अंदर मुझे रहने नहीं देते हैं, कुछ और काम मेरा हो नहीं रहा है। तो उनकी तरफ से इनको ओवरऑल इंस्ट्रक्शन ये आई कि तुम्हें अपना जो तुम्हारा बिजनेस है, जो मिल है, जो तुम्हारी वहाँ पे कुर्सी है, तुम्हारा भाई का भावना कुछ भी हो, पिता का भावना कुछ भी हो, वहाँ जा कर के ही तुम्हारे को बैठना है। तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ कि मैं यहाँ कुछ अलग बना लूँ, कुछ वो खड़ा कर लूँ। चुपचाप उनको इंस्ट्रक्शन आया कि वहाँ जाते रहना है तुम्हारे को। और इनके गुरुजी ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि वहाँ तुम केवल इसलिए जा रहे हो ताकि हिस्सा तुम बने रहो, वहाँ से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा, तुम्हारी रोटी चलती रहेगी। तुम्हारा असली लक्ष्य है नाम जाप करना, तुम्हारा लक्ष्य है साधना करना, उस मार्ग पे तुम्हें एक्चुअली में आगे बढ़ना है। तो तुम इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें जो मैंने कार्य दिया हुआ है वो तुम करते रहो, तुम्हारा सब कुछ हम संभालते रहेंगे, तुम्हारी बेटी अपने आप पल जाएगी। और कुछ इनको ऐसा इंस्ट्रक्शन आया कि तुमसे हम कुछ कराना चाहते हैं। हमने कई बार पूछा, कई बार कहा, कई बार इन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो इनके गुरुजी का इनको बार बार ये इंस्ट्रक्शन आ रहा था कि जो तुम्हारे को साधना का मार्ग मिल गया है, वो साधना तुम करते रहो, तुमसे जो हमने कराना होगा हम अपने आप करा लेंगे, कुछ ही समय में तुम्हारा जो पाठ है वो खुल जाएगा। बेटी की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम परमात्मा के अंदर ध्यान लगाओ, तो बेटी के प्रति जो संकल्प चलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। दूसरा इनके गुरुजी का इंस्ट्रक्शन था कि जो पैसा वो बहन के प्रति इन्होंने लगा दिया, जो खर्च हो गया, जिसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, उसको इन्हें भूल जाना है पूरी तरह से। जो इनका भाई है और जो इनकी धर्म पत्नी है, उनके प्रति इनको क्षमा योग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनके प्रति इनको जो है क्षमा भेजनी है, जिससे कि जो भी उन आत्माओं के मन में इनके प्रति अविश्वास है वो धीरे 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 विश्वास के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो दूसरा वाला जीवन दोस्तों हमने छेड़ तो दी ये वाली बात, लेकिन कुछ देखने ही नहीं दिया गुरुजी ने उस जीवन के अंदर, इनके जो गुरुजी थे। बाकी वो बस यही कहते रहे कि भाई तुम परमात्मा के मार्ग को पकड़ करके रखो, हम यहाँ से संभाल रहे हैं, तुम निश्चिंत रहो। तो इसी के साथ दोस्तों इनके गुरुजी ने इनको आज्ञा दी वापस आ जाने की। हमने प्रोसेस इस्तेमाल किया, भाई वापस अपने जीवन शरीर के अंदर प्रवेश हो गए। तो भाई जागे, इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत भाई खुश थे कि जो जिनसे जुड़े हुए हैं, और मतलब ये बहुत खुश थे कि जो इनके गुरु हैं, जिनसे इनका इतना गहरा कनेक्शन है, उनसे ये मिल पाया और इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन। एक और बहुत विशेष चीज़ हुई दोस्तों इनके साथ, जब हमने इनका सेशन शुरू किया था तो कुछ नेगेटिविटी फील हो रही थी। कुछ और भी कहानी थी जो हमने पूरी कहानी में मेंशन नहीं करी है। कुछ इनके मामा हैं, इनकी एक्चुअली मामी हैं, कुछ वो थोड़ा ब्लैक मैजिक वगैरह कराते हैं, उनको कुछ लालच है इन लोगों की प्रॉपर्टीज से, तो उसका कुछ प्रभाव था इनके ऊपर। लेकिन जो पूरा ये अपने गुरुजी से मिले और वहाँ पर इनको अंत में एक ये भी अनुभूति हुई थी जब वो भेज रहे थे कि उन्होंने इनके सर पे हाथ रखा था, सर पे हाथ रख के कुछ खींच लिया था उन्होंने। तो जब इनका हम पीएलआर करने लगे थे तो हमें कुछ नेगेटिविटी फील हो रही थी, लेकिन जब ये पीएलआर के बाद जब ये उठे तो एकदम जैसे उनका वहाँ पे पूरा ऑरा, पूरा जो वायुमंडल होता है ना, जो कमरे का वातावरण जो होता है, एकदम शुद्ध महसूस हो रहा कि वाह 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 वाह, दिव्यता महसूस हो रही। भाई भी उठा तो उन्होंने बोला कि भाई एकदम मैं मोटिवेटेड सा फील कर रहा हूँ,
ऐसा फील कर रहा हूँ कि वाह, जैसे कुछ नया आ गया है मेरे अंदर, एक अलौकिक ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाह कर रही है। तो जिसके लिए भाई बहुत बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया। हम भी बहुत खुश थे कि कुछ अच्छा हम कर पाए PLR के माध्यम से। तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके हमारे को बताएं कि जो कहानी हमने शेयर करी इसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा। दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स के माध्यम से ही हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है। वीडियो ज़्यादा प्रमोट तब होता है जब ज़्यादा इंटरेक्शन होता है वीडियो के ऊपर। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर डालें। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के लिए के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।